registration of electorals rule 1960. The registration of electorals rule 1960. निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960. ठीक है. इसमें लिखेगा विद दीज रूल्स, इन नियमों के साथ द इलेक्शन कमीशन इज एम्पावर्ड, द इलेक्शन कमीशन इज एम्पावर्ड ठीक है, empowered to prepare the photo electoral rolls. इन नियमों के साथ चुनाव आयोग को फोटो युक्त मतदाता सूची तैयार करने का अधिकार, मतदाता सूची तैयार करने का अधिकार है. which will contain the name, which will contain the name. ठीक है, photographs and other particular of the electors. इन नियमों के साथ चुनाव आयोग को फोटो युक्त मतदाता सूची तैयार करने का अधिकार है जिसमें मतदाताओं के नाम, फोटो और अन्य विवरण होंगे. ठीक है, आगे लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951. थोड़ा सा पीछे जाएंगे. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, लोक या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951. ठीक है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951. लिख बेटा, दिस एक्ट गवर्न्स द एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस. ठीक है, पूछ भी रहे थे पढ़ाई 3-4 दिन तो थे नहीं. पूछे, हाँ पूछे, कब आते हैं ऑफिस से? पूछा कुछ उन्होंने? लिखो इसके वो भी पीसीएस अफसर है ना, इसके वो ताऊ जी लगते हैं ना बेटा. दिस एक्ट गवर्न्स द एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू स्टेट लेजिस्लेचर एंड टू पार्लियामेंट. यह अधिनियम राज्य विधानसभाओं और संसद के चुनावों के वास्तविक आचरण को नियंत्रित करता है. वास्तविक आचरण को नियंत्रित करता है. सुनो बच्चा, 1950 की पहली लाइन एक बार पढ़ो. 1950 की पहली लाइन पढ़ो. पढ़ना ऊपर बच्चा. 50 का, ये 51 है, सबसे पहले जो लिखाया था. ये तो 60 पढ़ रही हो. 50 चुनावों के संचालन को, गलत मत लिख,
चुनाव के संचालन को नियंत्रित करता है। तो चुनाव के जो ऑपरेशन है उसको नियंत्रित कंट्रोल करता है। और दूसरा क्या लिखा 51 में पहली लाइन में क्या है? वास्तविक आचरण को नियंत्रित करता है। वहां 1950 क्या करता है? इलेक्शन जो होता है उसको कंट्रोल करता है। और 51 क्या करता है? आचरण को नियंत्रित करता है। बेसिक डिफरेंस समझ रहे हैं कि नहीं? है ना? आचरण को कंट्रोल करता है। ठीक है। कंडक्ट टू इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेटिव एंड टू पार्लियामेंट, यहां तक लिख लिए हैं। आगे लिखो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। हाँ, मैं वही तो आपसे कह रहा हूं क्या फर्क है, आप क्या समझे? कोई समझा हो तो बताओ, क्या समझे बेटा? इसमें जो लिखा है दिस एक्ट गवर्न्स द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेचर एंड टू पार्लियामेंट। ठीक, यहां संचालन है और यहां एक्चुअल कंडक्ट का मतलब यहां पर वास्तविक आचरण है। कोड ऑफ कंडक्ट सुने हैं कि नहीं? कंडक्ट क्या बोलते हैं? नहीं, एक कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट में कंडक्ट क्या है? हर जगह एक ही चीज है क्या? इसका हिंदी क्या होगा? हाँ? आचार संहिता, आचरण की संहिता। ठीक है ना? ये क्या है? कंडक्ट का कोड क्या होगा? हाँ, हिंदू कोड बिल। कोड माने क्या होता है? हाँ, तुम बताओ, सीखा? फिर तो वहां पर जो कंडक्ट है वो इलेक्शन है, यहां पे कंडक्ट आचरण है। यही तो अंग्रेजी की दुविधा है, हम क्या करें? जो बाप के लिए यू है वही दोस्त के लिए यू है। हम क्या करें? हम बाप को तो आप बोलते हैं, दोस्त को तू बोलते हैं, लेकिन दोनों को यू बोलते हैं। यहां पर आचरण से इसको जोड़ना है कि वास्तविक आचरण को ये नियंत्रित करता है। चलो समझ गए। इस अधिनियम के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार ऑल पोस्ट इलेक्शन मैटर्स, चुनाव के बाद के सभी मामले according to this act, all post election matter that comprise of debts, मामले जिसमें चुनाव से उत्पन्न होने वाले, that comprise of debts and disputes, that arise out of the elections, that arise out of the election, जिनमें चुनाव से उत्पन्न होने वाले संदेह और विवाद शामिल हैं, और इन कनेक्शन विद द इलेक्शंस, या चुनाव के संबंध में है, या चुनाव के संबंध में है, विल बी डील विद दैट प्रोविजन ऑफ एक्ट।
इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार निपटाया जाएगा। समझ गए? इस अधिनियम के प्रावधान द्वारा निपटाया जाएगा। सुन बच्चा, 1950 में हम मतदाता सूची की बात करेंगे, उसके रिवीजन की बात करेंगे और चुनाव संचालन की बात करेंगे। इसमें कहीं संदेह है, कहीं डिस्प्यूट है, तो उसको निपटाने की बात करेंगे। किसके? चुनाव के बाद। लिखा है ना, चुनाव के बाद के सभी मामले। तो 1950 और 51 के रिप्रेजेंटेटिव जो एक्ट है उसके बेसिक डिफरेंस है। ठीक है ना? और ये विवाद बेटा हल कौन करेगा न्यायालयी तौर पे? गुड, हाई कोर्ट करेगा, क्योंकि चुनाव के मामले कहां जाएंगे? हाँ, तो एक लाइन यहां लिख लीजिए, ऑल डिस्प्यूट्स कैन बी रेज्ड इन द हाई कोर्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट। ठीक है? तो आपने बच्चा रिप्रेजेंटेशन क्या लिखा था? एक्ट ऑफ, या इसको हटा के इस तरह से लिख दो, एक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950, एक 1951। इसका बेसिक डिफरेंस ये है, यानी हम 50 में कोर्ट कचहरी नहीं जाते हैं, हम कोर्ट कचहरी जाएंगे 51 में। एक्ट वही है, एक 50 का, एक 51 का। अब कहीं एग्जाम में लिखेंगे या कहीं आज गए प्रीलिम्स में, तो आपका ये क्लियर कट रहना चाहिए कि डिस्प्यूट केसेस जो आपको याद होगा, रिटर्निंग ऑफिसर वाला जो केस हमने बताया था, आर्टिकल 5180 में बताया था, कल लिखाए होंगे कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर से आपने रिकाउंटिंग के लिए बोला, ठीक है ना, और रिकाउंटिंग को पार्शियली मान सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, करा भी सकता है, ठीक है, और अगर उसने रद्द कर दिया और आपको शक है, जैसा कि चंडीगढ़ केस में आपने मेयर के इलेक्शन में देखा, ठीक है, तो लोग कहां चले जाएंगे? हाई कोर्ट चले जाएंगे। आर्टिकल 1951 इलेक्शन के बाद अगर कोई संदेह, कोई डिस्प्यूट है, तो उसके निपटाने की जगह है। और हमने बोला कि इस एक्ट के प्रोविजन है, 80 में ये प्रोविजन है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और कंसर्न स्टेट या रिलेटेड रेस्पेक्टिव स्टेट, जैसे उत्तराखंड का मामला है तो आप उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, नैनीताल जाएंगे, उसी स्टेट में। तो आप यहां लिख सकते हैं, जो लिखा हो ना हो तो लिख लीजिएगा, कि सभी विवाद संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में उठाए जा सकते हैं। हाँ, बन गया कंसेप्ट? ठीक है। एक बात और कहना है मुझे कि इसी रिप्रेजेंटेशन वाले एक्ट में यह बात भी है कि आप प्रक्रिया के दौरान ये मामला नहीं ले जाएंगे कोर्ट में। जैसे चुनाव प्रक्रिया चल रही है, आप अदालत चले गए, नहीं, चुनाव के बाद। तो आपको अगर ये दिमाग में रह जाए तो ठीक है, नहीं तो एक लाइन जोड़ सकते हैं, दीज पोस्ट इलेक्शन मैटर कैन बी रेज्ड, लिख लो, दीज पोस्ट इलेक्शन मैटर कैन बी रेज्ड आफ्टर द इलेक्शंस in over and not during the process of it, not during the process of it। चुनाव के बाद ये मामले, या लिखें चुनाव खत्म होने के बाद ये मामले उठाए जा सकते हैं, प्रक्रिया के दौरान नहीं।
है ना, ठीक है, प्रोसेस के दौरान नहीं। इतना क्लियर है। अब आप लोग थोड़ा घर पे भी मेहनत करके इसको अलग अलग कर लीजिए, आधा तो कंसेप्ट बन ही गया होगा। अगर मेरे पढ़ाने का 30 से 40% क्लास में समझ में आ रहा है तो आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। क्लास में आधा से ज्यादा समझ में आता नहीं है, आधा खुद मेहनत करके समझना पड़ता है, समझ गए ना। अगला हेडिंग बनाइए, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल 1961। चुनाव संचालन नियम 1961, ठीक है, चुनाव संचालन नियम 1961 लिखो। दीज रूल्स वेयर फ्रेम्ड, these rules were framed under section 169 of the act, 169 of the act by the central government, along with the election commission, along with the election commission, ठीक है बच्चा। ये लिखेंगे, ये नियम चुनाव आयोग के साथ केंद्र सरकार द्वारा, ये नियम चुनाव आयोग के साथ केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 169 के तहत बनाए गए थे, 169 के तहत बनाए गए थे, ठीक है। तो कुछ होगा इसमें, क्या है, इट डील्स विद डिटेल्स रूल्स, डिटेल्ड रूल, इट डील्स विद डिटेल्ड रूल फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। इसको लिखिएगा कि इसमें चुनाव, या ऐसा लिखें, यह चुनाव के संचालन के प्रत्येक चरण के लिए विस्तृत नियमों से संबंधित है, विस्तृत नियमों से संबंधित है। आजकल मन कम लग रहा है क्या सिमरन? मन कम लग रहा है क्या? है? सो गई थी क्या कल? है? क्या लिखा आपने? विस्तृत नियमों से संबंधित है। इसमें सारे विस्तृत नियम हैं, आगे लिखोगे तो पता चल जाएगा। लिखो क्या विस्तृत नियम है, लिखो इट या ऐसा लिखो, कंडक्टिंग इलेक्शंस, चुनाव आयोजित करने, कंडक्टिंग इलेक्शन, कामा फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशंस। ये आप लोग अगर 1-2 करके लिख लिया करो, कभी कभी याद रहेगा, है ना। क्या है? कंडक्टिंग इलेक्शन, चुनाव आयोजित करने। दूसरा फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन, नामांकन दाखिल करने, है ना बच्चा। तीसरा सिक्योरिटी ऑफ द सिक्योरिटी नहीं है, स्क्रूटनी वर्ड आना चाहिए, स्क्रूटनी ऑफ द नॉमिनेशंस, नामांकन की जांच करने।
स्क्रूटनी बोल तो रहा हिंदी, मुझसे समझ ले। स्क्रूटनी नहीं जानती क्या? जैसे तुम हाई स्कूल इंटर में एग्जाम दिए, तुमको लगेगा कि तुम्हारा सही से नंबर चेक हुआ है कि नहीं, जब दोबारा करेंगे स्क्रूटनिंग करेंगे। क्या समझे? जब हम एक 10,000 रुपया गिनते हैं ना, तो जिसको देते हैं वो भी गिनता है, वो स्क्रूटनिंग करता है कि इन्होंने जो गिना है वो ठीक गिने हैं कि नहीं गिने हैं। आपने तो बता के चलेगे, वो देखेगा जो बताया ही चढ़ा है कि नहीं। किसी का अम्मा का नाम बदल गया, किसी का कुछ हो गया, तो ध्यान देगा ना। स्क्रूटनिंग में चलता है, इसलिए स्क्रूटनिंग में पकड़ी जाती चीजें। आपने कहा ये 100 बंडल है, हमने कहा ठीक है 100 बंडल, हमने लिख दिया, आप चले गए, बाद में 99 बंडल निकला। अब इंक्वायरी हुई, वही आपने 100 बंडल लिखा, इसमें 99 है, इसकी ठीक से स्क्रूटनिंग नहीं की गई। आपने लिखा नॉमिनेशन में, बट स्क्रूटनिंग तो करो उसकी। नामांकन की कह रहा है, क्या करना है, जांच करो ना, ठीक है ना। स्क्रूटनिंग ऑफ द, क्या लिखा, नॉमिनेशंस एंड, एक प्रकार से नामांकन की जांच। इट आल्सो डील्स विद withdrawal of candidate. It also deals with withdrawal of candidates. यह उम्मीदवारी की वापसी से भी संबंधित है। आप अगर जाकर के कह दिए कि साहब हम अपना नाम वापस लेना है, देखते नहीं लोग इलेक्शन में फॉर्म भर देते हैं, नॉमिनेशन कराते हैं, बाद में सुनते नहीं नाम वापस ले लिए। ये सब 1961 के रूल में लिखा है। तो जब कोई आदमी जाता है कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो चुनाव लड़ने के लिए क्या करेगा, वो पहले नामांकन करेगा, उसके नामांकन की स्क्रूटनिंग होगी, लेकिन उसको, वो तो उनका प्रोसेस है, बट उसको लगता है कि हमें यार इलेक्शन नहीं लड़ा, तो उसमें एक डेट दी रहती है कि आप इतने समय तक अपना नाम वापस भी ले सकते हैं। तो ये इसी रूल का हिस्सा है वो भी, ठीक है। आगे लिखिए। लिखिए, टेकिंग द पोल्स एंड काउंटिंग वोट्स, टेकिंग द पोल्स एंड काउंटिंग वोट्स आर आल्सो गवर्न बाय दीज रूल्स। ये नेक्स्ट है उसका। मतदान और वोटों की गिनती करना भी, है ना, इसी नियम द्वारा शासित होता है। अब आपसे एग्जाम में पूछा कि वोटों की गिनती का क्या नियम है, तो आप बता देना, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल 1960। तो जितने नेता नामांकन से लेके सब करते हैं, जो चुनाव वोट का मतदान है, उसकी काउंटिंग है, सब इसी नियम में लिखा है, ठीक है। लास्ट एक लाइन लिख लीजिए। फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाउस बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स, यहां कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड को मैं गठन के लिए बोला हूं, संविधान के लिए नहीं। नहीं समझ में आया तो आप लिख सकते हैं, फाइनली द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हाउस बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स आर आल्सो कैटेगराइज्ड अंडर दीज रूल्स। अंत में परिणामों के आधार पर सदनों के गठन को भी इसी नियम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
ठीक है, थोड़ा पढ़िएगा घर पे भी क्लियर हो जाएगा। लाइन बदल के लिखो बेटा। इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट, इलेक्शंस लॉज अमेंडमेंट एक्ट कॉलिंग फॉर लिंकिंग आधार कार्ड एंड वोटर आईडी, आधार कार्ड एंड वोटर आईडी। चुनाव कानून संशोधन अधिनियम में आधार और मतदाता पहचान पत्र को, चुनाव कानून संशोधन अधिनियम में आधार और मतदाता पहचान पत्र को जोड़ने का आह्वान किया गया। ठीक है, क्या किया गया? आधार से आईडी को लिंक कर देते हैं। कौन सी? वोटर आईडी को। ठीक है, तो यह कहां पता चलता है? तो लिख लो, द एक्ट हैज एक्चुअली द एक्ट has actually amended to the representative या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। ठीक है, यह अधिनियम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 51 में एक संशोधन द्वारा लाया गया। ठीक है, वोटर आईडी से आधार को जोड़ने के लिए रिप्रेजेंटेशन वाला जो एक्ट है उसमें हम चले गए, उसमें संशोधन करके जोड़ दिए। ठीक, इसी में थोड़ा सा कुछ चीज बता देता हूं। 51 ही है, ठीक है ना। अब इसमें हम कुछ चीज बता देते हैं आपको, कुछ जानकारी। एक लिखिए आर्टिकल 23 या सेक्शन 23 लिखो, आर्टिकल नहीं। जो रिप्रेजेंटेशन का एक्ट है बेटा, उसमें सेक्शन 23 कहता है, क्या कहता है? लिखो, नेम इन इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूची में नाम। सेक्शन 15 लिखो, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल अंडर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग के निर्देशन पर मतदाता सूची तैयार करना। ठीक है, सेक्शन 17 लिखो, one person cannot be enrolled, one person cannot be enrolled in more than one constituency। वन पर्सन, तुम लिख नहीं पा रही हो क्या? हाँ, वन पर्सन कैन नॉट बी एनरोल्ड इन मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक व्यक्ति को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में नामांकित नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक ही जगह रहेगा वोटर वो। 18 लिखो, लिखो 18 में, नो पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल
मोर देन वंस, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार नहीं होगा। 17-18 के सेक्शन में डिफरेंस क्या समझ रहे हो आप? एक तो आप एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप इनरोल्ड होंगे, किसी न किसी जगह होंगे मतलब, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 बार आपका लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए कि 2 बार आप दर्ज करा दिए। एक तो 18 हो गया और दूसरा 17 सेक्शन। समझ में आता जा रहा है कि नहीं? हाँ, ये तो प्रैक्टिकल है, इंटरेस्टिंग होगा। हाँ जी, आगे लिखो 19। एनी पर्सन हु इज नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, एनी पर्सन who is not less than 18 years of the age is entitled to be registered under electoral roll। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम ना हो, है ना, मतदाता सूची के तहत पंजीकृत होने का अधिकार रखता है या हकदार है। ठीक है, कुछ फीचर्स लिख लो बेटा, लिखो हेडिंग फीचर्स, विशेषताएं। इसमें कोई दिक्कत समझने में तो नहीं आया होगा किसी को? थोड़ा सा सेक्शन ऑप्शन के साथ थोड़ा जस्टिफाई कर लीजिएगा, है ना। जो 19 में लिखा है वो 18 में होना चाहिए ना, 18 साल से कम ना 18 सेक्शन में ऐसे होना चाहिए, याद रहता है नहीं? ठीक है, इसके फीचर्स लिखिए। एक, द अमेंडमेंट सीक्स टू इंक्लूड न्यू क्लॉजेस इन सेक्शन 23 ऑथराइजिंग इलेक्टोरल registration officers to seek the Aadhaar numbers of people। संशोधन में धारा 23 में नए खंड शामिल करने का प्रावधान है, खंड शामिल करने का प्रावधान है, जो चुनावी पंजीकरण अधिकारियों को उन लोगों के आधार नंबर मांगने के लिए अधिकृत करता है, जो want to registered as voters, for the purpose of establishing identity, जो पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से मतदाता के रूप में पंजीकरण करना चाहते हैं। ठीक है, इसके फीचर्स में एक ये है,
दूसरा क्या कहता है, इट आल्सो रिक्वायर्स आधार नंबर ऑफ पीपल, इट आल्सो रिक्वायर्स आधार नंबर ऑफ पीपल already included in electoral roll in order to comply with the provision of section 17 and 18 after the amendment in section 23 of representation, 23 of representation, ठीक है, एक्ट लिख लो, रिप्रेजेंटेशन एक्ट, इसको PRPA भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन आप क्या है, पीपल एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक है ना। इसको हिंदी में लिखो, आरपीए की धारा 23 में, आरपीए समझ रहे हो ना बच्चा, आरपीए वही जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट बताता है उसे शॉर्ट कर दिया, बार बार लिखोगे इतना लंबा क्यों, आरपीए लिख देना, समझ जाता है एग्जामिनर, एक बार पहले ठीक करना पड़ेगा। आरपीए की धारा 23 में संशोधन के बाद धारा 17 और 18 के प्रावधान का अनुपालन करने के लिए, धारा 17 और 18 के प्रावधान का अनुपालन, 17-18 में क्या लिखा है, पढ़ के बताओ। अरे पढ़ के मैंने बोला, ऐसे मत बोल। हाँ हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदाता होगा और दूसरे में कह रहा है कि 2 बार मतदाता नहीं होगा। तो ये कह रहा है 17 और 18 का अनुपालन करने के लिए इसमें पहले से ही मतदाता सूची में शामिल लोगों के आधार नंबर की भी आवश्यकता है। जैसे बच्चा कोई 18 साल का है तो आर्टिकल 19 में, सेक्शन 19 में क्या है, अपना नाम लिखवा ले। 18 वाला तो नया एक बार लिखवाएगा ना, ठीक है, तुम्हारा नाम है जो 18 वाला है पहली बार जब लिखाने जाएगा तो नाम के साथ साथ क्या होगा, नाम के साथ साथ आधार लिंक हो जाएगा। लेकिन 22 दफे जैसे हम लोग थे, हम लोगों का नाम मतदाता सूची में बहुत पहले से है लेकिन आधार से लिंक बाद में हुआ। एक है कि जो पहली बार जाएगा आधार से नाम और आधार लिंक हो जाएगा, एक ऐसा है जिसका नाम पहले है बट आधार से अब लिंक हो रहा है। यही तो कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर 17-18 के प्रावधान का उन्मूलन करने से पहले ही मतदाता सूची में शामिल होने का आधार नंबर की भी आवश्यकता है। आपके पिताजी का आधार मतदाता सूची में शामिल होने के साथ नहीं था क्योंकि उस जमाने में तो आधार ही नहीं था, और आपके जमाने में दोनों है तो आपके साथ तो दोनों हो जाएंगे। लेकिन यह संशोधन कर दिया गया क्या कि जो 18 के हैं उनके तो आधार लिंक होंगे ही होंगे, जिनके नहीं लिंक है उनके भी होंगे। यार तुम लोग ढीले हो यार, हा? उधर से रोशनी नहीं आ रही है, देख कितनी रोशनी लगा के मैं बैठा हूं, तुम लोग रोशनी नहीं समझ नहीं पाए क्या। इसमें हिंदी में समझ, आरपीए की धारा 23 में संशोधन के बाद, 23 में आपने संशोधन किया,
उसके बाद कह रहा है कि 17 और 18 के प्रावधान का अनुपालन करने के लिए इससे पहले से ही मतदाता सूची में शामिल लोगों के आधार नंबर की भी आवश्यकता है। जो पहले, अरे यार आधार नंबर में नहीं बताओगे तो पता नहीं चलेगा कि उल्लुआ 3 जगह है कि 4 जगह है। आधार नंबर क्या है? किसी का सुने हैं 2 ठो आधार नंबर बना है? सुने होंगे तो फर्जी होगा वो। जैसे हम लोग हैं, हम इलाहाबाद के हैं, हो सकता है कि इलाहाबाद में हमारा मतदाता सूची में नाम चल रहा हो और देहरादून में भी है, तो 2 जगह मतदान हो गए, 2 जगह हो गए ना, तो कौन सा सेक्शन का उल्लंघन हो रहा है? एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकता है ना, एक ही में हो सकता है और 2 जगह नहीं हो सकता है। यही तो 17-18 है। और 19 में कह रहा 18 को हो तो जाओ तुम करा लो। अरे तो तुम 18 के हो, आधार से लिंक हो जाएगा तुम्हारा। लिंक हमारा नहीं था, हमारा बदनाम लिंक होगा। लेकिन हमारा लिंक होगा ना तो हमको पाएगा क्या? इसका 2 जगह हाई का ढूंढा जा सकता है। एक आधार से, आधार नंबर 1 है ना, सारा बैंक ये वो देखते नहीं कहां नहीं आधार है। आधार तो बेटा हमारे किडनी लीवर में घुस गया है। आधार कहां नहीं है? हा? छोड़ो, हम नहीं समझाते हैं। हा? समझ गया ना, समझ गया ना। एक लाइन और लिखा देते हैं। However, application for inclusion, however, application of inclusion of name in electoral roll हालांकि मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए will not be denied merely के लिए आवेदन इसलिए स्वीकार नहीं किया जाएगा because individuals have not furnished आधार डिटेल्स, क्योंकि व्यक्ति के आधार विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। लास्ट में यह भी आया कि अगर आधार कार्ड नहीं भी दिया गया है तो उसका वोटर आईडी कैंसिल नहीं किया जाएगा। यह प्रयत्न किया जाएगा कि फिर से लाओ यार तुम, ठीक है। असल में देखे होंगे कि जो ये प्रोविजन आया था कि आईडी को जोड़ा जाएगा आधार से, तो इसका विरोध भी हुआ था। विरोध इसलिए हुआ, सरकार ने ये कहा कि हम जो फर्जी मतदाता हैं उनको हटा देंगे। आधार नंबर होने से जो कई जगह पड़े हैं आलतू फालतू पड़े वो हटा देंगे। तो उन्होंने कहा कि फर्जी मतदाता को कैसे आप मानेंगे कि फर्जी मतदाता है? आपके पास क्या उसका प्रोविजन है? एक उदाहरण देता हूं। जैसे एक व्यक्ति पौड़ी में रहता है, फिर देहरादून आ गया, देहरादून में वोटर बन गया, अब पौड़ी में भी वोटर था, ठीक है। आधार से लिंक हुआ, उसके 2 मान लो
सूचना मिल गई, तो आप कौन सा हटाएंगे? मान लो देहरादून में लेटेस्ट बना है, उसको हटाते हैं, क्या पता वो यहां बनवाया फिर पौड़ी चला गया। एक तो सरकार के पास इसका कोई खास जस्टिफिकेशन नहीं था, तो इस एक्ट का थोड़ा विरोध हुआ है। अपोजिशन ऑफ दिस एक्ट, एक हेडिंग बनाए, अपोज लिख सकते हैं, विरोध, अपोजिशन या अपोज ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट का विरोध। क्या विरोध हुआ? द गवर्नमेंट सेड, सरकार ने कहा, इट विल रिमूव द, फर्जी को क्या बोलते हैं यार? हाँ, फर्जी बताओ। फेक, ठीक है, फेक वोटर्स। सरकार ने कहा कि वह फर्जी मतदाताओं को हटा देगी। तुम लोग यार जल्दी से क्लिक नहीं करता यार भाई साहब, ये बेइज्जती खराब करने की बात है। हाँ, इज्जत तो छोड़ दीजिए, बेइज्जती खराब करने की। तुरंत फेक बोलना चाहिए ना, फेंका फेंकी की नहीं आप लोग। हाँ, कोई चीज क्लिक करना चाहिए ना खट से। तो आधार इज अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस ओनली, नॉट ऑफ सिटीजनशिप। ठीक, तो ये मामला समझ गए हैं, पुट्टू स्वामी फैसले का उल्लंघन है। नेक्स्ट लिखो इसमें, एक्ट विल अलाउ द गवर्नमेंट, एक्ट विल अलाउ द गवर्नमेंट टू प्रोफाइल एंड यह अधिनियम सरकार को मतदाताओं की प्रोफाइल बनाने, एक्ट विल अलाउ द गवर्नमेंट टू प्रोफाइल डिजाइन, ऐसा लिख सकते हैं, फॉर वोटर्स बनाने, एंड एंड अप violating principle of violating principles of secret ballot और उन्हें मताधिकार से वंचित करने की अनुमति देगा। और उन्हें मताधिकार से वंचित करने की अनुमति देगा। एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन ब्रीच ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। और अंततः सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करते हुए गुप्त मतदान, सीक्रेट वोट्स, वही बैलेट मतदान, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा। अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ना समझे तो सफरेज लिख सकते हैं, है ना? ठीक है, सार्वभौमिक, सफरेज कर लीजिए ना समझ में आए तो। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांतों का उल्लंघन करेगा, यह आरोप लगाया गया उन पे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको भी वायलेशन कर देगा, जो हमारी वोट देने की जो हमारा एक सार्वभौमिक अधिकार, उस सिद्धांत का उल्लंघन होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, लिखो, सिमिलर सीडिंग एक्सरसाइज कैरीड, लास्ट है ये,
Similar seeding exercise carried out in आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इसी तरह के बीजारोपण अभ्यास के परिणाम स्वरूप, आंध्र प्रदेश में इसी तरह के बीजारोपण अभ्यास के परिणाम स्वरूप resulted in the डिसफ्रेंचाइजमेंट, डिसन वैसे होना चाहिए, डिसन DISEN, अब फ्रेंचाइजमेंट लिख दीजिए। इसका मतलब होता है मताधिकार से वंचित, ऑफ 3 मिलियन वोटर्स। परिणाम स्वरूप 30 लाख मतदाताओं को मताधिकार से वंचित होना पड़ा। ये एक एग्जाम्पल है ना। तो उन्होंने ये भी कहा कि यह जो है गलत है, इसमें सही लोग भी बाहर हो जा रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं, खराब हो जाएगा हिसाब। तो ये इसका विरोध, इसलिए अब आपको ये हमने इसलिए बताया ये चीज कि आपको ना, देखो बेटा, आपको सामने भी देखना है, आपके पीछे भी देखना है, दाएं बाएं भी देखना है, कुछ तिरछी नजर भी देखना है, कुछ झांक झांक ताक जैसे कहते हैं, घूरना, देखना, ताकना, ये सब करना है। आप फीचर्स बता दिए, उसने कहा कि भाई इसके ड्रॉबैक बताइए, तो आपको इसका वो आना चाहिए, मतलब एक आइडिया रहना चाहिए। हमें नहीं मालूम कि सवाल किस आइडिया पर फ्रेम करेगा, बट आपको आइडिया रहना चाहिए। रूल ऑन वेदर आधार could be linked to voter data। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्पष्ट रूप से फैसला नहीं दिया या नियम नहीं दिया कि क्या आधार को मतदाता डेटा से जोड़ा जा सकता है। मतदाता के डेटा से क्या आधार को जोड़ा जा सकता है, इसमें एग्जैक्टली कुछ उसका आया नहीं है। बिकॉज देयर वाज नो सच पॉलिसी, क्योंकि उस समय ऐसी कोई नीति और लॉ इन फोर्स, उस समय ऐसी कोई नीति या कानून लागू नहीं था। फोर्स एट द टाइम, आगे जोड़ लीजिए, एट द टाइम। हाउएवर, हालांकि अ 5 जज बेंच, जजेज बेंच कर लीजिएगा, नीति या कानून लागू नहीं था। हालांकि 5 न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित फैसला सुनाया। हाउएवर, अ जज बेंच held the following, फैसला सुनाया। फॉलोइंग जजमेंट कर देते है ना, आगे लिख दो फॉलोइंग जजमेंट, है ना। फैसला क्या सुनाया, क्या सुनाया बेटा, उसको लिख लो तो ये पता चल जाएगा कि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की क्या जस्टिफिकेशन है। फर्स्ट लिखो, prohibited mandatory linking of a bank account to Aadhaar holding। बैंक खाते को आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ने पर रोक लगाते हुए कहा गया है कि आधार होल्डिंग, it does not meet
meet the test प्रोपोर्शनलिटी लिख दीजिए चाहे तो, अनुपातिकता बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनलिटी। कहा गया कि यह अनुपातिकता के परीक्षण को पूरा नहीं करता है। पूरा नहीं करता है। एंड इट आल्सो वायलेट ऑफ राइट टू प्राइवेसी ऑफ अ पर्सन। पूरा नहीं लिख पाई क्या तुम? आगे लिखो, एंड इज आल्सो वायलेटिव करो, वायलेटिव ऑफ राइट टू प्राइवेसी ऑफ पर्सन। और यह व्यक्ति के निजता का अधिकार का भी उल्लंघन है। निजता का अधिकार कहां है बेटा? हाँ, फंडामेंटल राइट के 21 में है निजता का अधिकार, वहीं ब्रैकेट में लिख लो 21, आर्टिकल 21 का उल्लंघन बताया। विच एक्सटेंड्स टू बैंकिंग डिटेल्स, जो बैंकिंग विवरण तक फैला हुआ है। अब आगे देखो, कंपल्सरी लिंकिंग ऑफ मोबाइल नंबर, नेक्स्ट करो, कंपल्सरी लिंकिंग टू मोबाइल नंबर विद आधार इज डिस्प्रोपोर्शनेट एंड अनरीजनेबल स्टेट कंपल्सन। अनरीजनेबल स्टेट कंपल्सन, आधार के साथ मोबाइल नंबर को अनिवार्य रूप से जोड़ना, आधार के साथ मोबाइल नंबर को अनिवार्य रूप से जोड़ना अनुपातहीन और अनुचित राज्य की, ऐसा लिखो, राज्य की अनुपातहीन और अनुचित मजबूरी है। समझ गए ना? डिस्प्रोपोर्शनेट एंड अनरीजनेबल स्टेट कंपल्सन, एक प्रकार से ऐसा भी कह सकते हो, अनुपातहीन और अनुचित राज्य की मजबूरी है। ठीक है, एक केस लिखिएगा इसी में, केस एक लिखो, केस। लाल बाबू हुसैन वर्सेस, वीएस लिखा जाता है वर्सेस में, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एंड अदर्स 1995। ठीक है, एंड अदर्स 1995। लाल बाबू हुसैन बनाम निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और अन्य 1995। द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द ऑर्डर ऑफ द इलेक्टोरल ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी के उस आदेश को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द ऑर्डर ऑफ द इलेक्टोरल ऑफिसर
उस आदेश को रद्द कर दिया। ऑफिसर आस्किंग द रेजिडेंट लिख दो, आस्किंग द रेजिडेंट ऑफ मुंबई एंड दिल्ली टू प्रूव their identity as unconstitutional. As unconstitutional, जिसमें मुंबई और दिल्ली के निवासियों को अपनी पहचान साबित करने के लिए कहा गया था। प्रूव दियर आइडेंटिटी भी लिख के खत्म कर सकते हैं इसको, है ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी आइडेंटिटी को प्रूव कीजिए। समझ में आ गया है?